हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। चलिए आज की जो वीडियो है बहुत ही झकास होगी, क्योंकि आज की वीडियो जो है बहुत ही विज्ञान, जो इस चीज का आप लोगों को इंतजार था वह आपका इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं 2000, ये देखिए आंसर पेपर 2026 का आंसर पेपर है भौतिक विज्ञान, ठीक ना। यानी कि आपका जो फिजिक्स है उसका सोल्यूशन लेकर आए हैं सेट नंबर 1 का, ठीक है। तो सेट नंबर 1 में हम लोग देखेंगे आज। और देखिए अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर बताएंगे कैसे कैसे आपको पीडीएफ लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये देखिए आपको 7460012763 ये नंबर आपको दिख रहा है। इस नंबर पर आप लोग को क्या करना है, कांटेक्ट करना है और आप लोग को व्हाट्सएप भी कर लेना है, व्हाट्सएप कर लेना है, ठीक है। व्हाट्सएप करेंगे तो यहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगी, ठीक। तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री का 2020 से लगाए 2025 तक का सोल्यूशन मिलेगा, बायोलॉजी का 22 से लगाए 2025 तक का सोल्यूशन मिलेगा, और मैथ का भी मिल जाएगा, इंग्लिश का भी 2 साल का मिलेगा, ठीक है। और हाँ, अगर इसमें देखिए 200 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। कितना, 200 रुपये। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो MK सर एसडी करके देखिए, MK सर एसडी यही नाम है चैनल का, ठीक ना। हमारे चैनल का भी नाम यही है और यही टेलीग्राम का भी नाम है और यही व्हाट्सएप जो चैनल है इसका व्हाट्सएप चैनल भी यही नाम है, ठीक है। आप लोग जाइए टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा, जिससे सबसे बढ़िया मेथड आपको मुझे लगता है ये व्हाट्सएप वाला है, ठीक है। व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तुरंत पीडीएफ चला जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं भौतिक विज्ञान में। देखिए ये आपका सेट नंबर 1 है, कौन सा, 2025 का। कोड नंबर इसका दिया है 346JS, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 346JS इसका कोड नंबर दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए आपका जो 2026 में जो टारगेट है ना, ये टारगेट मैं पूरा करवा दूंगा आपको। जितना भी 80% चाहिए, 85% चाहिए, जितना भी टारगेट है, एक बार आप लोग पीडीएफ लेकर बढ़िया से पढ़िए 4-5 साल का, और फिर टेंशन खत्म हो जाएगी। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 है, खंड अ। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न 1 क्या कर रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच कोण होता है। तो इसमें ध्रुवण कोण का जो बीच का जो कोण होता है, किसके किसके, विद्युत चुंबकीय तरंगे और संचरण की दिशा के जो ध्रुवण तल होता है उसके बीच का जो कोण होता है 0 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही है। यहाँ पर देखिए हम व्याख्या भी इसकी किए हैं। तरंग में विद्युत क्षेत्र जो E और चुंबकीय क्षेत्र B होता है एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, यानी कि इस प्रकार से होते हैं, जैसे ये इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो यहाँ का जो कोण बनेगा आपका 90 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ का कोण कैसा बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तरंग जिस दिशा में चलती है वह E और B दोनों लंबवत होते हैं। देखिए E, मान लीजिए ये E है तो ये B है, ठीक है। तो E B क्या हो गए, लंबवत होते हैं, यानी E B और के तीनों आपस में परस्पर लंबवत होते हैं। तो E भी लंबवत होता है और भी यहाँ पर देखिए ये यहाँ मान लीजिए K है, ठीक है। तो ये E B और के जो होते हैं परस्पर क्या होते हैं, लंबवत। यहाँ पर ऐसे मान लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। ये वाला मत करिए, ये वाला, क्योंकि E इसके लंबवत और जो ये B है इसके लंबवत हो गया, ठीक है, और ये इसके लंबवत हो गया, ठीक। तीनों क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। इसलिए संचरण दिशा के और ध्रुवण तल के बीच का कोण जो होता है 0 डिग्री। अब देखिए ये जो पूरा सीधा मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये तो ठीक है। यहाँ पर देखिए तीनों एक ही दिशा में होते थे, ये और ये वाला जो होता है तीन, यही में के भी है और यहाँ पर जो आपका है 0 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर इस संचरण दिशा के और ध्रुवण तल के बीच का कोण 0 डिग्री होता है, क्योंकि के खुद उसी तल में होता है, जो कि जो आपका के होता है ये इसी तल में होता है, इसी तल में होता है, इसलिए क्या होता है आपका जो के होता है 0 डिग्री होता है, उसके ध्रुवण तल के बीच का कोण जो होता है, ठीक ना। आप देखिए प्रश्न नंबर ख है, प्रश्न नंबर ख, जब M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो नाभिक परस्पर संलयित होकर यम द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया में, अब देखिए यहाँ पर इस प्रक्रिया में हम आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझाएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड वाला सही, इसको इसकी हम लोग व्याख्या भी किए हैं। तो इसमें व्याख्या करने के बाद देखिए, जब M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो नाभिक परस्पर
संलयन करके यम द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन तभी होगा जब m1 प्लस m2 इज ग्रेटर देन यम, यानी द्रव्यमान का कुछ भाग ऊर्जा में परिवर्तित हो। यानी कि समझने की कोशिश करिए, जैसे मान लीजिए m1 एक नाभिक है, m2 दूसरा नाभिक है, ठीक ना। दोनों आपस में क्या हुए, मिल गए। जब दोनों आपस में मिले तो यहाँ पर क्या बना, आपका यम बना। क्या बना, यम बना। यानी कि इसकी कुछ ऊर्जा, इसकी कुछ ऊर्जा, दोनों की ऊर्जा मिला करके, जो दोनों का द्रव्यमान मिला करके एक द्रव्यमान बनाया गया। जब इस द्रव्यमान को बनाया जा रहा था तो इन दोनों के द्रव्यमान जब मिलाए गए तो उसमें कुछ द्रव्यमान कम हो गए, ठीक है। तो इसीलिए जो यम का द्रव्यमान है इन दोनों के द्रव्यमान से कम होगा। जब ये अलग अलग रहेंगे तो ज्यादा रहेंगे, और जब एक में मिल जाएंगे तो ये थोड़ा सा कमी आ जाएगा। इसलिए m1 प्लस m2 इज ग्रेटर देन यम, ठीक ना। यानी कि जो m1 और m2 है, m1 प्लस m2 है, किससे ज्यादा है, यम से ज्यादा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि द्रव्यमान का कुछ भाग ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि जो द्रव्यमान था उसमें कुछ भाग जो होगा ऊर्जा में परिवर्तित होगा, इसीलिए जो आपका यम कम हो जाएगा, ठीक ना, यम का मान। अब देखिए प्रश्न नंबर ग है। प्रश्न नंबर ग कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात श्रेणी क्रम में लगे हैं, परिपथ की प्रतिबाधा होगी। तो परिबाधा की आप लोग फार्मूला जानते होंगे। तो Z बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस में रूट में होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ठीक है। जहां पर आपका जो Z है ये प्रतिबाधा होता है, R जो होता है ये क्या होता है, प्रतिरोध होता है, और जो आपका एक्स एल स्क्वायर होता है ये क्या होता है, प्रेरकत्व का प्रतिघात होता है, प्रेरकत्व प्रतिघात होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर यानी कि आर का जो प्रतिरोध का मान दिया है 8 ओम दिया है, और प्रतिघात का मान दिया आपका 6 ओम। Z निकालना है तो यहाँ पर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 8 8 64 और 6 6 की 36, ठीक है। यानी कि 64 प्लस 36 करेंगे तो 100 होगा, और 10 को करड़ी में से निकालेंगे तो 10 ओम आएगा, ठीक है। 10 को करड़ी में से निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 ओम आएगा। और यहाँ पर तो ये मान दिया है R इक्वल टू 8 और एक्स इक्वल टू 6 ओम, तो ये मान दिया था तो यहाँ पर रख दिए। तो ये जब इसको स्क्वायर करके हल करेंगे तो 10, ये 100 को जो बाहर निकालेंगे रूट में से तो 10 गुणे 10 होगा, 1 10 बाहर आएगा तो 10 ओम आपका क्या आ जाएगा, सही आंसर। यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला आपका सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। और आप लोग देखिए हम नंबर दे दिए, आप लोग एकदम हिचकिचाइए मत, उस पर आप लोग तुरंत कॉल कर लीजिए 7460012763। ये जो नंबर है इस पर आप लोग तुरंत कांटेक्ट करके पीडीएफ ले लीजिए। अगर आप लोग सोचेंगे कि हाँ अभी हम कॉल करेंगे या कल कॉल करेंगे परसों कॉल करेंगे, तो ऐसे आप तो पढ़ चुके, ठीक है। अगर आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना है पढ़ करके तो ये आपको कांटेक्ट करके आप लोग को पीडीएफ ले लेना है। बहुत ज्यादा महंगा नहीं दे रहे हैं। जितने लोग टीचर जो 1 महीने की फीस लेते हैं 400 500 लेते होंगे, हम बस 200 में आपको 5 साल का सोल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। 200 कितना, 5 साल का सोल्यूशन दे रहे हैं, और सभी सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1 का घ, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक, विद्युतशीलता यानी कि जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसका मात्रक पूछा है, तो इसका मात्रक आपका क्या होता है, सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक ना। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर ये होता है आपका विद्युतशीलता का मात्रक, एप्सिलॉन का मात्रक होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला वाला क्वेश्चन, न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्या है। तो यहाँ पर आपको सूक्ष्म तरंगे जो है यही आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखिए जो तरंगे होती हैं उनको जो रखा गया है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति का कम से अधिक क्रम में ये रखा गया है। देखिए रेडियो वेव, जो रेडियो वेव्स होता है सबसे कम होता है, माइक्रोवेव्स होता है उससे ज्यादा, इंफ्रारेड, उसके बाद दृश्य, उसके बाद पराबैंगनी, उसके बाद एक्स किरण, उसके बाद गामा किरण सबसे खतरनाक होती है, ठीक है। जो गामा किरण होती है सबसे खतरनाक होती है। उसके बाद देखिए आपका प्रश्न नंबर 6 आता है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, ये देखिए ये इसको एक्स बोलिए चाहे चाय बोल सकते हैं आप, ठीक है, परम ताप T के साथ किस प्रकार बदलती है। तो ये क्यूरी नियम के द्वारा हम यहाँ पर निकालें। देखिए क्यूरी नियम जो होता है आपका एक्स इक्वल टू, या कह सकते हैं चाय कहिए चाहे एक्स कहिए, ठीक है। तो चाय और यहाँ पर है व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह लगा हुआ है 1/T, ठीक ना, 1/T। जब ये T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, चाय व्युत्क्रमानुपाती T इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये सेकेंड वाला जो ऑप्शन होगा सही जवाब हो जाएगा,
खिंचाई व्युत्क्रमणपाती टी इनवर्स। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 2 का 2 है ना, यानी कि ये खंड ब आ गया आपका। इसमें देखिए क्या कहा है, प्रश्न नंबर 2 का क है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य, किरण आरेख बनाकर दिखाइए। यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से हमें क्या मतलब है, यानी कि हमको समझाना है, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, और उसका आरेख भी बनाना है। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, देखिए जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है, और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो यहाँ पर इससे नहीं मतलब है, ठीक ना, आपतन कोण का मान। अब यहाँ पर आप लोग यहाँ से यहाँ लेकिन लिखने के लिए आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो विरल माध्यम में किरण का अपवर्तन नहीं होता है। यानी कि जो विरल माध्यम में जो किरण होती है वो नहीं जाती है, उसका अपवर्तन नहीं होता है उसमें। ठीक है, अपवर्तन नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आती है। यानी कि सघन माध्यम से ही जाती है और सघन माध्यम में ही वापस लौट आती है। यानी कि यहाँ पर समझिए, जो सघन माध्यम से यहाँ पर देखिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो विरल माध्यम में किरण का अपवर्तन नहीं होता, ठीक ना, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आती है। यानी कि इसमें ही वापस लौट आती है। इस प्रकार के परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम आरेख बनाए हैं, आरेख को समझिए। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आरेख बनाया गया, ठीक है, यहाँ पर एक माध्यम रखा गया है जो ऊपर की ओर सघन माध्यम है, नीचे की ओर विरल माध्यम है। ठीक है, और यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक लाइनिंग खींच दी गई है और यहाँ पर देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। कैसे, क्योंकि जो ये किरण आ रही है, जो ये प्रकाश की किरण आ रही है, तो यहाँ पर से ये देखिए विरल माध्यम में नहीं आ रही है, ठीक ना, विरल माध्यम में नहीं आ रही है और यहीं से टकरा करके यहाँ पर क्या चल रही है, ऊपर ही चली जा रही है। यानी कि सघन माध्यम से सघन माध्यम में वापस लौट गई। जब सघन माध्यम से सघन माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक ना, क्या बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलेंगे। तो ये आपका क था। आगे चलते हैं। अब देखिए आपका ये प्रश्न नंबर 2 का ख है, समस्थानिक एवं समभारिक नाविकों में अंतर समझाइए। समस्थानिक और समभारिक नाविकों में क्या करना है, अंतर समझाना है। तो देखिए समस्थानिक क्या होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक यानी कि उनके स्थान जो होंगे क्या होंगे, समान होंगे। यानी कि जो परमाणु क्रमांक है आपके, ठीक ना, जो क्रमांक है वो नहीं चेंज होगा। यानी कि परमाणु क्रमांक एक ही होगा, लेकिन उसका जो परमाणु भार होगा, जो द्रव्यमान होगा, वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समस्थानिक में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक लिया गया है, इसका एक, हाइड्रोजन लिया गया है, इसका जो परमाणु क्रमांक 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, लेकिन ये देखिए इसका जो भार है 1 है, लेकिन इसका भार 2, इसका भार 3 है, तो तीनों का भार अलग अलग है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे समस्थानिक। ठीक ना, तो इसमें क्या हो गया, समस्थानिक। तो इसका जो परमाणु क्रमांक है, या कह लीजिए जो ये परमाणु क्रमांक है, और इसको कह लीजिए आपका जो भार है, जो द्रव्यमान है, ये चेंज होगा, लेकिन जो परमाणु क्रमांक है नीचे वाला भाग ये चेंज नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए समभारिक देख लेते हैं। समभारिक में क्या होता है कि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या समान होती है, समभारिक कहलाती है। यानी कि इसमें देखिए उसी का उल्टा हो गया है कि इसमें क्या आ गया है कि जो परमाणु क्रमांक वो भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होगी, जो परमाणु भार होगी, वो क्या होगी, एक समान होगा। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में 18 आर्गन 40, यानी कि ये 18 जो परमाणु क्रमांक है, ठीक है, और इसका जो परमाणु भार है 40 है, और 20 यानी कि 20 ये कैल्शियम है आपका है। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम जो है आपका, कैल्शियम, ये कैल्शियम Ca और ये 40, ये भार जो है 40 है और जो परमाणु क्रमांक 20 है। ठीक है, तो 18 आर्गन 40, यानी कि इसका जो भार 40, इसका भी भार 40 है, लेकिन परमाणु क्रमांक देखिए अंतर, ये 18 ये 20 है। ठीक है, तो जब परमाणु क्रमांक अंतर रहेगा, भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक रहेंगे और जो परमाणु भार समान रहेगा, तो इसको समभारिक बोलेंगे। और समस्थानिक उसे बोलेंगे जिसका परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार जो है अलग अलग होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 का ग। प्रश्न नंबर 2,
ओमी एवं अनओमी प्रतिरोधों के लिए वोल्टता एवं धारा के बीच ग्राफ खींचे। तो धारा के बीच देखिए ये ग्राफ खींचे हम, और देखिए ओमी प्रतिरोध किसे गए, छोटी सी लाइन में हम इतने में लिख दिए हैं। ओमी प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करते हैं, ठीक ना। जो ओमी प्रतिरोध होते हैं वो क्या करेंगे, ओम के नियम का पालन करेंगे। जो अनओमी प्रतिरोध होंगे वो ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे, इसलिए उनको हम लोग अनओमी प्रतिरोध कहते हैं। और जो ओमी प्रतिरोध होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अगर वो ओम का नियम पालन करेगा तो उसको हम लोग ओमी प्रतिरोध कहेंगे, ठीक है। और ये धारा और वोल्टता के बीच में ये देखिए ग्राफ खींचे हैं, तो यहाँ पर आपको ऐसे खींच लेना है। इस प्रकार से खींचने के बाद यहाँ पर वोल्टता दिखा देना, यहाँ पर आई धारा दिखा देना, और यहाँ पर एक स्लोप खींचना है सीधा वाला, ठीक ना। सीधा वाला स्लोप खींचेंगे तो इसको लिखेंगे 1/r, ठीक है। तो ये आपका वोल्टता और धारा के बीच में धारा और वोल्टता के बीच में ग्राफ है। और एक यहाँ पर दिखाएंगे ये रेखी ग्राफ है, ये अरेखी ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है कि ये डेल्टा वी प्रोपोर्शनल, ये डेल्टा वी और ये समानुपाती का चिन्ह लगाकर डेल्टा आई लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक ऐसी इसी प्रकार से खींचना, और यहाँ पर धारा आई और यहाँ पर वोल्टता लगाना है। और जो स्लोप हुआ है थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ठीक है। स्लोप जो होगा ये मुड़ा हुआ रहेगा, आर जो रहेगा, ठीक। ये डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा वी अपान डेल्टा आई लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रेखीय और अरेखीय। आप ये एक गो खींच देंगे तब वो बहुत हो जाएगा, ठीक है। धारा आई और वोल्टता के बीच में ग्राफ हो जाएगा, एक ही खींच देंगे तब भी बहुत हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 2 के घ पर। प्रश्न नंबर 2 का घ देखिए क्या है, एक चालक पर 2.4 × 10⁻−18 कूलाम धनात्मक आवेश है, बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। तो इसमें कमी या अधिकता बतानी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। अब देखिए हम लोग यहाँ पर दिया है, यहाँ पर ये देखिए दिया है कैपिटल Q का मान दिया है, यानी कि Q का मान दिया है, आवेश है तो 2.4 × 10⁻−18 कूलाम दिया है। ये देखिए धनात्मक आवेश है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक ना। जब भी निकलेगा आंसर वो इलेक्ट्रॉन की कमी में निकलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है ना 10⁻−19 होता है, और यहाँ पर कितना दिया 2.4 × 10⁻18 दिया है। तो -18 जो है -19 से कम है, ठीक है, माइनस में। तो ये -18 है तो -19 से कम है, इसलिए ये क्या है, धनात्मक आवेश है, ठीक। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है E = होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है ना। यहाँ पर देखिए 10⁻−19 है और ये क्या है 10⁻−18 है, तो ये कम हो गया, कम है यानी कि धनात्मक, क्योंकि माइनस वाला है। माइनस में जितना कम जाएंगे वो धनात्मक जाएगा, और माइनस में जितना अधिक जाएंगे, जैसे -19 है -20 रहता तो ये ऋणात्मक रहता, ठीक है। ये -18 तो ये क्या है, धनात्मक है। बात समझ में आई ना। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो फार्मूला होता है यानी इक्वल टू क्या होता है, Q अपान में E होता है। तो Q का मान रखेंगे 2.4 × 10⁻−18 कूलाम, और E का मान रखेंगे 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। अब देखिए एक अंक पर दशमलव है और यहाँ पर भी एक अंक पर दशमलव, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ठीक ना। कोई गुणा भाग नहीं करना, दशमलव काटिए पहले। उसके बाद देखिए ये 10⁻−19 नीचे है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये जो माइनस वाला चिन्ह है ना चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस रहता तो ऊपर जाता माइनस हो जाता, और यहाँ पर माइनस है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए किए हैं वही काम, यहाँ पर दशमलव को हटा लिए पहले, और यहाँ पर 10⁻−18 × 10⁻+19 हो गया, क्योंकि चिन्ह बदलता है जब कोई संख्या जो घात वाली होती है नीचे से ऊपर जाती है तब। उसके बाद देखिए इसको हम लोग काटेंगे 8 से, 8 × 3 = 24 और 8 दूना के 16, और 2 से काटेंगे 3 को, 2 1 कम 2 और 2 5 10, यानी कि 1.5 आएगा। और यहाँ पर देखिए इसको काटेंगे तो 18 घात 18 काटेगा, ठीक है, एक घात बचेगा यानी कि 10 बचेगा, तो 1.5 × 10 बचेगा, और 1.5 में 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा और बचेगा आपका 15 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 15 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगर आप लोगों को अगर बढ़िया से समझ में आ रहा है, ठीक ना, मेरी एक एक पॉइंट अगर आपको समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 का अंग है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक वोल्टेज V जो समीकरण है यहाँ पर दिया गया है, V = 40 sin 100πt वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है। यहाँ t सेकेंड में है समय। वोल्टता ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे चक्र के लिए बनाइए, ठीक है।
यहाँ पर ग्राफ भी बनाना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग दिया है यहाँ पर क्या v इक्वल टू 40 साइन 100 पाई टी दिया है, ठीक है। समीकरण का तुलना प्रत्यावर्ती समीकरण से करेंगे तो प्रत्यावर्ती समीकरण जो होता है v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो इसी के जगह पर देखिए यहाँ पर देखिए साइन के बगल में क्या है, वी नॉट है, ठीक ना। तो वी नॉट की जगह क्या है 40 है, ओम की जगह क्या है, ओमेगा की जगह क्या है 100 पाई है। तो ओमेगा की जगह 100 पाई देखिए, तो वी नॉट का मान कितना है 40 हो गया और ओमेगा का मान कितना है 100 पाई हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं चूंकि ओमेगा इक्वल टू होता है आपका 2 पाई, यानी कि ये आवृत्ति है, ठीक है। तो आवृत्ति बराबर ओमेगा इक्वल टू क्या 2 पाई एफ होता है। तो यहाँ पर ओमेगा की जगह पर मान रखें, ठीक ना, डायरेक्ट यहाँ पर मान रखें 100 पाई। अब देखिए यहाँ पर जो पाई से पाई कट गया, ठीक है, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 आएगा बटे में, 2 जब आएगा बटे में तो यहाँ पर देखिए 100 बटे 2 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 50 हर्ट्ज बचेगा। तो एफ इक्वल टू आवृत्ति कितनी आएगी, तो 50 हर्ट्ज आपकी ये आवृत्ति आ जाएगी, ठीक है। समय अंतराल निकालेंगे टी इक्वल टू आपका होता है 1/f और 1/f यानी कि f का मान आपका दिया है 50, 50 रखेंगे तो 50 से जब 1 में भाग देंगे तो 0.02 सेकेंड आएगा, यही आपका आंसर होगा। उसके बाद समय वोल्टा ग्राफ निकालें। अब देखिए यहाँ पर टी इक्वल टू आपका निकल गया ना, क्या क्या था यहाँ पर देखिए ना, टी निकालना था। तो यहाँ पर जो भी टी समय वोल्टता ग्राफ उचित पैमाने पर खींचना। आप देखिए टी निकल गया, ठीक है। अब टी निकल गया तो हम लोग इसी प्रकार से इसी के अनुसार हम लोग खींच लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ नहीं करना, एक ग्राफ बनाए, ठीक है, ग्राफ बनाए और इसी प्रकार से 1 और ये 2, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 0.1 और ये 0.2 यानी कि 0.02, ठीक है। तो यानी कि ये 1 हो गया और ये दूसरा हो गया, यानी कि जो यहाँ पर बनेगा ये 0.02 सेकेंड में बनेगा, ठीक है, 0.02 समय पर बनेगा यानी कि सेकेंड में बनेगा। और ये वाला जो मान होगा ये 0.01 सेकेंड का मान होगा। और यहाँ पर जो वोल्टता है धारा की कितनी होगी 40 वोल्ट होगा। तो यहाँ पर आपको 40 वोल्ट रख देना है, ठीक है। बस यही ग्राफ बनाना था, कुछ नहीं करना, इसमें समय वोल्टता का ग्राफ यही हो गया, ठीक है। आगे देखिए हम लोग ये प्रश्न नंबर 2 का च वाला बच्चा है इसमें, तो इसी को कर लेंगे बस, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकेंड 6 गुणे 10 के पावर 15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ के किस बिंदु पर धारा का मान क्या होगा, ठीक ना। वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान बताना है, ठीक है। तो देखिए दिया है क्या, इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति कितना दिया है, न्यू इक्वल टू दिया है, न्यू लिखिए चाहे एफ लिखिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति न्यू इक्वल टू दिया है 6 गुणे 10 के पावर 15 चक्कर पर सेकेंड दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश हम लोग यहीं से निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश इक्वल टू होता ही आपका 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सूत्र है क्या, एक परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन धारा की तरह माना जाता है, ठीक है। यानी कि जो एक परिक्रमा करता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा माना जाता है, एक धारा की तरह माना जाता है, आई की तरह। तो आई इक्वल टू आपका होता है Q इंटू वी। तो यहाँ पर आई इक्वल टू Q इंटू ये लिख लिए न्यू, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए जहां Q इंटू वी होता है आई इक्वल टू, तो धारा की तरह जब इलेक्ट्रॉन को मानेंगे तो यहाँ पर E इक्वल टू आई मान सकते हैं, ठीक ना। यानी कि जो आवेश जो इलेक्ट्रॉन आवेश मान सकते हैं, ठीक है। जहां पर Q इक्वल टू E यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक ना। Q क्या है आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और जो आपका ये क्या है परिक्रमा प्रति सेकेंड है, ठीक ना, जो आपका न्यू का मान दिया हुआ है, ठीक है। आई इक्वल टू हम मान रखेंगे देखिए Q इंटू न्यू, ठीक है, आवृत्ति। तो यहाँ पर जो मान रखेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर Q का मान कितना है इलेक्ट्रॉन का, Q इक्वल टू इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का मान कितना था 1.6 गुणे 10 के पावर 19 था, 10 के पावर -19 था, और गुणे में क्या था न्यू का मान था 6 गुणे 10 के पावर 15 था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे दोनों का। अब देखिए 10 की पावर यहाँ 15 है, 10 की पावर यहाँ -19 है, तो -19 में 15 जाएगा तो बचेगा -4। तो यहाँ पर 10 की पावर -4 बचा, और 6 का गुणा 16 में करो, 16 छक्का अभी गुणा नहीं हुआ, यहाँ पर 16 छक्का क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो 9.6 यानी कि एक अंक पर दशमलव, तो यहाँ पर एक अंक पर दशमलव जाएगा, 9.6 गुणे 10 के पावर -4 एम्पियर आ जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं, 1% भी कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। एक एक सवाल को ऐसे समझाऊंगा जैसे कि आपको कोई दिमाग में छाप रहा है, ठीक है। ऐसे बताऊंगा कि जैसे कोई आपके दिमाग में छाप रहा है, एक बार देखेंगे छप जाएगा दिमाग में। और देखिए प्रश्न नंबर 3 का खंड
खंड 6 बचा है, ये प्रश्न नंबर 3 बचा है, तो प्रश्न नंबर 3 और 4 नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7, 8, 9, ठीक है। तो ये कम से कम 4-5 वीडियो इसमें बनेगी, ठीक है। और सभी वीडियो को इकट्ठा कर दिया जाएगा, तो वन शॉट हम बनाकर चढ़ा देंगे, आप लोग वन शॉट भी देख सकते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, जिसको चाहते हैं कि वो भी हमारे जैसे अच्छा नंबर लाए, ठीक है। यानी कि आपके जैसे अच्छा नंबर किसी को लाना चाहते हैं तो उससे भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।